बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज एसएसटी जनरल का टेस्ट हुआ है और हज़ारों की तादाद में लोगों ने ये टेस्ट दिया है। अगर मैं अपने शहर की बात करूं तो यहाँ भी हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे टेस्ट सेंटर पर, और मुझे कुछ क्वेश्चन भी रिसीव हुए हैं जो अभी जिनके आंसर मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो उनके राइट आंसर हैं। उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो टेस्ट था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, यानी जो सिलेबस मैंने बताया था उसके मुताबिक था। वो भी मैं वीडियो में डिस्कस करूँगा कि ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, और जो राइट आंसर हैं वो भी आप देख लें, आप टैली कर सकते हैं जो आप आंसर लगा कर आए हैं उनके साथ, और देखते हैं कि आपका जो पेपर है वो कितने तक ठीक हुआ है। अच्छा, तो हमारे आगे सारे एमसीक्यूज हैं एसएसटी जनरल वाले। तो जो मेरे पास पहला क्वेश्चन मैंने नोट किया है वो है एपिटोम मीन्स। तो एपिटोम का मतलब होता है, देखें, ब्रीफ समरी इसका मतलब होता है। इसका एग्जैक्ट आंसर ये है किसी भी चीज़ की ब्रीफ समरी। लेकिन उधर कौन से ऑप्शन मौजूद थे ये मुझे याद नहीं है, अगर आपको याद है आप कमेंट कर सकते हैं। विच रिवर फ्लोज नियर ताजमहल। तो ताजमहल के करीब याद रखें जमुना दरिया, जमुना जो है वो फ्लो होता है। रिवर दरिया जमुना जो है ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, यानी ये गंगा में जाकर गिरता है। रिवर्स मेरी वीडियो मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। डिजिनिटरी मीन्स, तो डिजिनिटरी का मतलब होता है नोटेबल पर्सन, यानी एक हाई रैंक्ड पर्सन, क्लियर नोबल पर्सन। इसी तरह से सब स्टैंडर्ड मीन, तो सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है इंफीरियर, यानी अपने स्टैंडर्ड से नीचे। अपोजिट टू एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का अपोजिट आपके पास होता है पुअर। एफ्लुएंट का मतलब होता है खुशहाली, क्लियर है यहाँ तक। एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब है फॉरगिवनेस। बोर्ड इज कलेक्टिव नाउन। एक मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, उसमें जो लफ्ज यूज हुआ था बोर्ड, तो बोर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन, जो नाउन के बारे में क्वेश्चन। इम्पावरिश्ड मीन्स, तो ये इसका सिनोनिम्स पूछा गया था। तो देखें इसका मतलब होता है रिड्यूस टू पॉवर्टी, यानी गुर्बत की तरफ जाना, क्लियर है। देखें आपको इसमें लफ्ज यूज भी नजर आ रहा है पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी से लफ्ज निकला, यानी गुर्बत की तरफ जाना। डैश ऑफ लोकस्ट, तो लोकस्ट का झुंड, तो लोकस्ट के झुंड को स्वार्म बोला जाता है। लोकस्ट क्या होता है? जो आपके पास चिड़ियाँ नहीं होते। पंजाब में आपने सुना था कि पंजाब में खेतों पर चिड़ियों का हमला हो गया था, तो ये वही लोकस्ट होते हैं। तो इनके झुंड को क्या बोला जाता है? स्वार्म बोला जाता है। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास लिव ओनली इन ओशंस। तो ओशन में याद रखें सिर्फ आपके पास एक्टिनोडर्म्स रहते हैं। एक्टिनोडर्म्स, जिस तरह आपके पास स्टार फिश हो गए, हॉर्स फिश हो गई, तो ये सिर्फ समंदर में रहने वाले जानवर हैं। दूसरे ऑप्शन थे एम्फीबियंस वगैरह वगैरह। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एंथ्रोपसीन मीन। एंथ्रोपसीन का मतलब होता है रिलेटिंग ह्यूमन डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन एनवायरनमेंट, यानी इंसानों का एनवायरनमेंट पर कितना असर है उससे रिलेट। एंथ्रोपोलॉजी आपके पास, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो उससे ये लफ्ज निकला है एंथ्रोपसीन, तो ये आपको याद होना चाहिए। प्रिजर्वेंस मीन, प्रिजर्वेंस का मतलब होता है डटे रहना। ये मुझे ये याद था कि ये प्रिजर्वेंस आता है, लेकिन मुझे इसका करेक्ट आंसर याद नहीं है कि वहाँ पर कौन कौन से मौजूद थे। अच्छा, 1.14 इज डैश परसेंट ऑफ 1.9, तो इसका राइट आंसर है आपके पास 60%। इसका निकालने का तरीका बड़ा आसान था, मैं आपको बता दूँ। देखें, आपने पहले इसका निकालना था, मैंने पहले इसका निकाला है 50%, वो आपके पास 0.95 आया है। फिर आपने उसमें 10% को ऐड कर देना था, जो इसका 10% बन रहा था 0.19। तो ये जब आपने ऐड किया तो आपके पास 1.14 आ रहा था, तो 50% जमा 10% तो आपके पास 60% जवाब बनता है। तो इस तरह से आपको टेक्निक सीखने पड़ेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन, देखें अगर ट्री और शेडो बराबर हो तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, ये एंगल ये आपके पास 45 है। देखें अगर मैं इसको मजीद डबल करता हूँ तो ये अगर एंगल बने, ये 90 का एंगल बन रहा है, तो ये 90 का आधा था बिल्कुल 45। दूसरा इसका फार्मूला भी बन सकता है आप, अगर cos थीटा लगाएं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अगर ये दोनों बराबर हैं तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस कट के आपके पास 1 हो जाएंगे, तो फार्मूला आपके पास बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स और 1। आप इस तरह से ये फार्मूले के तहत भी निकाल सकते थे, यानी जिस तरह आपको आसानी हो। लेक्चर भी आप विजिट कर सकते हैं। सम ऑफ एंगल ऑफ पोलीजन, तो पोलीजन के एंगल का सम जो आपके पास, इसका राइट आंसर था वो था 180 डिग्री इंटू n-2। तो ये आप इस तरह से भी निकाल सकते थे। फॉर एग्जांपल देखें, n की जगह आप अगर इधर 3 पुट कर दें, देखें इसकी 3 साइडें होती हैं, तो देखें इसमें n की जगह आप 3 पुट करें, तो इधर मैं 3 पुट करता हूँ तो 3 - 1 1 आ जाता है, और 180, तो ये 60 और 63 जाकर 180 बनते हैं। तो इस तरह से ये फार्मूला भी इसका करेक्ट था, यानी आपको टेक्निक सीखने पड़ेंगे अगर आपको मालूम नहीं है तो। पोल्यूटेंट कंबाइन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्या बनाते हैं? आपके पास स्मोक बनाते हैं, और इस स्मोक को क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल स्मोक, यानी जो स्मोक आपके पास लाइट की वजह से पैदा होती है, सनलाइट की वजह से, उसको फोटोकेमिकल स्मोक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अलाउद्दीन अटैक इन दिल्ली ड्यूरिंग मुगल पीरियड, तो इसका राइट आंसर है 6 टाइम, तो उसने 6 टाइम दिल्ली पर अटैक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इमानसिपेशन मीन्स, तो इमानसिपेशन के 3 ऑप्शन थे, टू सेट फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन, टू सेट फ्री फ्रॉम सोशल रिस्ट्रिक्शन, लीगल रिस्ट्रिक्शन, तो वो ऑल ऑफ दिस था, ऑल ऑफ अबाउट उसका सेट सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था लॉग बेस 50,
तो इसका आंसर मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ये बेसिक मैथ्स नहीं देखी। तो लेकिन मुझे इतना याद था कि log की जो बेस होती है या तो वो 10 होती है या तो e होती है। log 5 पता नहीं बेस हो सकती है या नहीं हो सकती, और क्योंकि हम कैलकुलेटर पे तो शायद नहीं निकाल सकते जिस log की बेस 5 हो, वो तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये ln होता है जिसकी log की बेस e होती है, सिंपल आपके पास log होता है जिसमें log की बेस 10 होती है। तो ये log की बेस 5 × 0 था, तो मैंने तो इसका नॉन ऑफ अबाउ लगाया है। तो आप अगर इसका कोई राइट आंसर आपको पता है तो बता, अगर कोई मैथमेटिशियन ये वीडियो देख रहा है तो वो बता सकता है। थैंक यू। दूसरों की भी भला हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बता दें। इसके पास हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था पेडागॉजी मीन। तो पेडागॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टीचिंग प्रोसेस। इसके पास क्वेश्चन था ही इज लाफिंग, ये पूरा कोई फिक्रा था। तो लाफिंग याद रखें, इसका राइट आंसर था इंट्रांसिटिव वर्ब। तो लाफिंग जो है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता और इससे आगे अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? और कुछ उर्दू के MCQs थे वो भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा ये बता दूँ कि मैंने SST का सिलेबस डिस्कस किया था, मेरी वीडियो मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने जो टॉपिक्स बताए थे इंग्लिश के कि यही टॉपिक आप एग्जैक्ट प्रिपेयर करें, इसी से क्वेश्चन आएंगे और आप मुझे देख के बता सकते हैं क्या यही क्वेश्चन थे या नहीं थे। मैंने बोला था आप एक्टिव पैसिव प्रिपेयर करें, एक्टिव पैसिव में से कितने क्वेश्चन थे, अब मैं एक एक नहीं लिख सकता, लेकिन आप बता सकते हैं कि कितने एक्टिव पैसिव में से क्वेश्चन थे। मैंने बोला था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आप प्रिपेयर करें, तो कितने क्वेश्चन थे आप बताएं। आई थिंक 5-6 से थे, 5-6 से क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि फ्रेज, क्लास एंड सेंटेंसेस के बारे में आप पढ़ कर जाएं, तो कितने क्वेश्चन इनमें से आए हुए थे वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैंने ये भी बोला था कि आप फिगर ऑफ स्पीच को प्रिपेयर करें, सिमिली, मेटाफर, ये तो आए हुए थे, और साथ में एक क्वेश्चन पर्सोनिफिकेशन का भी था, मुझे अच्छी तरह से याद है। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बोला था आप टेंसेस प्रिपेयर करें, यानी प्रेजेंट, पास्ट टेंस, ये इसमें से भी कितने क्वेश्चन आए हुए थे। वो आपके पास क्वेश्चन था कि ये कौन सा टेंस है, इस तरह के थे, और फॉर्म ऑफ वर्ब भी जो आपने लगानी थी वो भी इसी के थ्रू लगते हैं। अब इन्फिनेटिव्स एंड जिरेंट को पढ़ कर जाएं तो कितने क्वेश्चन इसमें से आए हुए थे। अब वीडियो मौजूद है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया था और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। मैंने बोला था कि कुछ भी हो ये टॉपिक्स आप लाजमी प्रिपेयर करके जाएं इंग्लिश के। नहीं, मैं तो गारंटी से कह सकता हूँ कि सारी इंग्लिश इन्हीं 6 टॉपिक्स में से थी। उसके बाद कुछ जो उर्दू में क्वेश्चन थे वो भी आप देख लें। उसमें आपका आंसर जो इस्लामियात के हैं, आप इस्लामियात के आंसर आप मुझे दे सकते हैं। मदीना मुनव्वरा का पहला मौलम कौन था, तो मैंने इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं की, आप इसका आंसर मुझे दे सकते हैं। किस हज़बा में आपने दुश्मन की आंखों में रेत फेंकी, तो ये देखिए ना, इस पर तुक्का मारना सही नहीं होता अगर मैं बगैर सर्च के, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और ताकि मैं उर्दू के क्वेश्चन सर्च करूं, मुझे याद नहीं आ रहे। तो इसका आंसर अगर आपको मालूम है राइट आंसर तो आप मुझे बता दें। बेमानी अल्फाज को महल बोलते हैं, सिरकम के मानी है, इसके क्या मानी है ये भी आप मुझे बता दें उर्दू में। क्वेश्चन एक लाइन थी कि दरख्तों का थकिलियाँ करना, तो इसका क्या मतलब है ये भी आप मुझे बता दें। मुझे तो ये किसी शेर का लाइन लग रही थी, यानी दरख्तों का झूलना और दरख्तों का काटना वगैरह वगैरह, इसमें ऑप्शन थे। किस सूरा में 2 दफ़ा जिंदा और 2 दफ़ा मुर्दा होने का जिक्र आया, तो इसका भी आप मुझे राइट आंसर बता सकते हैं। कलाम करने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं, लेकिन अगर इसका आपको राइट आंसर मौजूद है वो भी आप बता दें। कलाम करने वाला यानी सब्जेक्ट, जिस तरह इंग्लिश में हम किसी चीज़ को सब्जेक्ट बोलते हैं, उसमें ये उर्दू की ग्रामर में क्वेश्चन था। काफिया के बाद आने वाले अल्फाज को रदीफ बोला जाता है। वो कौन सा मुरक्कब है जो सिफ़त और तौसीफ़ से मिलकर बनता है, तो उससे मुरक्कब है तौसीफ़ी बोला जाता है। तो ये इसके राइट आंसर थे। कुछ उर्दू के MCQs थे, बाकी भी जिस तरह मुझे याद आते जाते हैं, जो मेरे तक पहुँचेंगे, जो मेरी नज़र में थे वो यही थे। और जिस तरह मुझे मिलते जाएंगे मैं आपको साथ साथ वो शेयर करता जाऊँगा। अगर अभी आप आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।